सो ग्रीटिंग्स एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं 2019 से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। पिछले 15-20 दिन हम लोगों की इस जियो पॉलिटिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा क्रूशियल दिन रहे हैं। कुछ इस कारण से नहीं कि गाजा में कुछ स्पेशल हो गया, या फिर कहा जाए तो फिर जो हम लोग कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिजिक्स में पढ़ते हैं कि अगर मैं किसी चेयर पे बैठा और मैं पीछे की तरफ लीन कर रहा हूँ तो जैसे ही वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हल्का सा भी इधर आई मैं तुरंत गिर जाऊंगा। तो वैसे ही कहा जाए तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो गाजा में थी, जैसे इसराइल का मैप है, मैंने ड्रॉ करने की छोटी सी कोशिश की है। ये इसका नॉर्दर्न बॉर्डर है, ये वाला, और ये रहा गाजा। गाजा से पिछले 15-20 दिनों में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो गई उत्तर की ओर। उत्तर की ओर क्यों हुई है? हिजबुल्लाह के कारण। हिजबुल्लाह क्या है, क्यों है, किस लिए है, किसके द्वारा है, कौन फंड करता है, क्या ऐसा कैसे होने लगा कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अगर आप उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी मानते हैं तो एक आर्म्ड ग्रुप किस तरीके से पॉलिटिक्स में या फिर डेमोक्रेसी में एंट्री कर सकता है। और अभी जो आपने पेजर और रेडियोस और वॉकी टॉकीज में जो ब्लास्ट देखे इसराइल के द्वारा, जो इंटेलिजेंस, एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के मेंबर्स के खिलाफ, किस तरीके से होता है, कैसे होता है, और ये पूरा मैटर क्या है जो 15-20 दिनों से हो रहा है, इन सब को आज जानेंगे शॉर्टेस्ट वे में, बहुत अच्छे वे में, कि आपको भी बेसिक से बेसिक चीज पता रहे कि चल क्या रहा है, मुद्दा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में आपने ये मैप तो जरूर देखा होगा जिसमें आप देखेंगे कि ये आता है आपका बॉर्डर इसराइल। जैसे ये रहा आपका इसराइल, ये आपका इसराइल है, नॉर्दर्न इसराइल ये है, ये पूरा इसराइल है। ये आपका वेस्ट बैंक है। उसके अलावा आपका इधर साइड में इजिप्ट आ जाता है। ये जो छोटा सा जगह है ये गाजा स्ट्रिप है। उसके बाद ये नॉर्दर्न इसराइल है जहाँ पे आज के समय जो रॉकेट्स हैं वो दागे जा रहे हैं। ये सदर्न लेबनान है, और ये लेबनान नाम का देश है। यहाँ पे लेबनान की राजधानी है बेरूत, जहाँ पे आपने 2 साल पहले, 2 से क्या 3 साल पहले एक्सप्लोजन देखा था, वो भी यहीं पे हुआ था बेरूत में, जिससे पूरे के पूरे जो सी पोर्ट वाला इलाका है, या फिर कहा जाए तो फिर जो सी कोस्ट वाला इलाका है, उसको पूरी तरीके से डिवास्टेट करके रख दिया। वो यही इलाका था, ये वो यही शहर था। फिर यहाँ पे आता है आपका सीरिया, ये ऊपर भी आता है, और यहाँ इसराइल से भी गोलन हाइट्स वाले एरिया में बॉर्डर शेयर करता है। गोलन हाइट्स आज के समय में जो पहाड़ वाला इलाका है इसराइल और सीरिया वाले बॉर्डर के एरिया में, उसको इसराइल ने बहुत पहले अपने इसराइल और सीरिया वॉर में जीता था, और इस वाले इलाके पे आज भी इसराइल ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। और एक इसका स्ट्रैटेजिक रीजन भी है कि उसको, अगर आप पहाड़ के एक ऊपर वाले इलाके में चले जाते हैं तो आपको नीचे का सारा एरिया का इंटेलिजेंस मिल जाता है कि कब कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रही है, कब कहाँ पे कहाँ जो सैनिक है वो इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ से अटैक प्लान हो रहा है। तो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो फिर गोलन हाइट्स पे भी इसराइल की ऑक्यूपेशन है। उसके अलावा जो ये नॉर्दर्न बॉर्डर है, इसके उस साइड पड़ता है आपका ये लेबनान है पूरा, लेबनान का दक्षिणी इलाका, सदर्न लेबनान। यहाँ पे बेसिकली हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जानते हैं सबसे पहले कि हिजबुल्लाह है क्या और कहाँ से शुरुआत हुई। बेसिक से शुरू करते हैं। सन 1979 में, 1979 में ईरान में वहाँ की जो राजाशाही थी, वहाँ की जो मुनारकी थी, उसको उठा के ईरानियन रेवोल्यूशन, ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन ने, शियाइट रेवोल्यूशन ने उठा के फेंक दिया। उसके बाद आप एक चीज देखेंगे, और वो चीज ये है कि 1979 के बाद जब मेजॉरिटी जो कंट्रीज हैं इस्लामिक नेशन से, वहाँ पे मेजॉरिटी जो धर्म है, मेजॉरिटी जो सेक्ट है, वो है सुन्नी, सुन्नी इस्लाम। और बेसिकली आप जहाँ पे भी सुन्नी कंट्रीज हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि जो शियाइट माइनॉरिटी है, शिया माइनॉरिटीज हैं, वो मेजॉरिटी में मार्जिनलाइज हैं। बात यही है। अब इस जो ईरान था उसका मोटिव क्या था, क्योंकि जो पुरानी राजाशाही थी, जो मोनार्की थी, जिसके अंदर मोनार मतलब मॉडर्निटी थी, प्रो वेस्ट था, प्रो वेस्ट में आपका आ जाएगा प्रो इसराइल गवर्नमेंट थी ईरान की, 90 प्री 1979 प्रो यूएस गवर्नमेंट थी, और कहा जाए तो फिर सोवियत यूनियन के थोड़ा सा ऑपोजिशन में थी। कुछ ऐसी थी वहां की सरकार। अब आप देखिए कि 1979 की जब इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है, उसके बाद ईरान का मोटिव ये था, क्योंकि यूएस हम लोगों के दुश्मन हो, क्योंकि ये थे इस्लामिक रेवोल्यूशनरीज, जो इनके दुश्मन थे उनको यूएस और इसराइल सपोर्ट करता था। तो बेसिक मेंटालिटी क्या हो गई कि वेस्ट के हम खिलाफ हैं, हम लोग इसराइल के खिलाफ हैं, यहूदियों के खिलाफ हैं। एंटी जायोनिज्म वाली आइडियोलॉजी इनकी बन गई।
बात ही आती है, वहीं से शुरुआत होती है ईरानियन रेवोल्यूशन और इस मेंटालिटी, इस माइंडसेट की। इसके बाद आप देखेंगे कि ईरान अलग अलग जगहों पे, जैसे आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन से उनको वेस्ट ने फंड किया था, बेसिकली यूएस ने फंड किया था सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने को, लेकिन आगे चल के वो उन्हीं के खिलाफ हो गए। इस वाले केस में वैसा नहीं है कि उन्हीं के खिलाफ हो गए, आज भी सपोर्ट मिल रहा है। तो बेसिकली ईरान ने हिजबुल्ला जो शियाइट्स थे, जिनका मेजोरिटी होता था सदर्न लेबनान में, यहाँ पे जो लोग थे लगभग 1,500 IRGC गार्ड्स को एज इंस्ट्रक्टर्स भेजा गया ईरान से सदर्न लेबनान में, ताकि उनको ट्रेन किया जाए। जो 1982 में जो इसराइल ने इन्वेजन किया था सदर्न लेबनान का, उसके खिलाफ इसराइल को खदेड़ने के लिए एक नया आर्म्ड ग्रुप बनाने के लिए IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 1,500 इंस्ट्रक्टर्स को सदर्न लेबनान भेजा गया, ताकि वहां के लोगों को, लोकल शियाइट्स को, शियाज को, याद रखिएगा शियाज को ट्रेन करने के लिए भेजा गया और ट्रेन किया गया। और वहीं से शुरू होती है आपकी हिजबुल्लाह की कहानी। मेन दो इसके फाउंडर्स थे, एक था तुफैल और एक था मुसावी। तो फिर तुफैल की तो डेथ हो गई है, उसको असैसिनेट कर दिया गया था इसराइल के द्वारा। और अब जो मसावी है उसकी 74 से 75 के आसपास एज है, क्योंकि उसका बर्थ डेट एग्जैक्टली मेंशन नहीं है किसी भी जगह। तो 74 से 75 साल की एज में कहीं दक्षिणी लेबनान में ही कहीं होगा। तो अभी के खैर अभी के टाइम में तो उसके लिए कोई इंटेलिजेंस है नहीं कि कहाँ है, कैसे है, जिंदा भी है कि नहीं। तो इतना तो आइडिया है कि जिंदा है, 74 से 75 साल की उम्र में अपना आखिरी टाइम जी रहा है। तो उन लोगों का प्रोमिनेंस उतना रहा नहीं गया है। बाकी आप ये जान लीजिए कि जो इस वाले एरिया में जो फाउंडर्स थे, तुफैल उसको तो असैसिनेट कर दिया गया था 1990 में, बल्कि मसावी अभी भी जीवित है, प्रोमिनेंस नहीं है, उसमें हम लोग को फोकस नहीं करना है। उसके बाद आप देखेंगे जब 1985 ने इसराइल ने सदर्न लेबनान में अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, एक तरीके से कहा जाए तो एक पपेट गवर्नमेंट बना ली, जो मुस्लिम क्रिश्चियन यूनिटी, क्योंकि आप देखेंगे कि लेबनान में बहुत सारे धर्म के लोग हैं। आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो वहां का, जब 1943 की जो डिक्लेरेशन थी, जब लेबनान को आजाद किया जा रहा था, तो बेसिकली डिक्लेरेशन ये थी कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी होगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन या फिर मोनोनाइट क्रिश्चियन होगा, मोस्ट प्रोबेबली ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, और जो वहां का स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वो कौन होगा, शियाइट होगा। अब जो शियाज थे उनको थोड़ा सा कहा जाए तो फिर थोड़ा सा इंफीरियोरिटी फील हुई, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ। जिसके बाद आप देखेंगे कि इन लोगों ने सदर लेबनान के खिलाफ अपनी पूरी जंग ही छेड़ दी। युद्ध हुआ, लड़ते रहे, खैर क्या ही करे, लड़ते रहे। उसके बाद आप एक चीज देखेंगे कि सदर्न लेबनान को जब 2000 में ऑक्यूपेशन खत्म हुई, धीमे धीमे करके हिजबुल्लाह ने उसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। अब तो ये तो हो गया इसका हिस्ट्री, शॉर्ट में स्टार्टिंग क्या रहा। अब आते हैं यहाँ पे हिजबुल्लाह का। आपने एक चीज सुनी होगी कि इसका एक पॉलिटिकल विंग भी है और एक इसका मिलिट्री विंग भी है। मिलिट्री विंग तो हम लोग आज पढ़ ही रहे। पॉलिटिकल विंग की आज के समय में 15 सीट्स हैं 128 लेबनीज पार्लियामेंट की सीट्स में से। तो एक तरीके से आप तो ये भी समझ सकते हैं कि एक मेजर पॉलिटिकल पावर भी है। सर 1990 में इसने ये सोचा, लाइक 1985 में इसने एक डिक्लेरेशन बनाई जिसमें इसने कहा कि हम तो उम्मा के सोल्जर्स हैं, हम उम्मा के लिए लड़ते हैं। उम्मा मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके लिए लड़ते हैं, उसके लिए जीते हैं, और हम लोग एंटी वेस्ट या फिर कहा जाए तो इसराइल को खत्म करके रहेंगे और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को वापस ऊपर लेके आएंगे और फिलिस्तीनियों का खुद का देश बसवाएंगे। कुछ ऐसा था इसका 1985 का डिक्लेरेशन। अब जैसे जैसे आगे साल साल दर साल चलते रहेंगे, धीमे धीमे आप देखेंगे कि ये लोग थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होते जाएंगे, कहेंगे कि अरे नहीं भैया, हमारा तो ऐसा मोटिव था नहीं, हम तो अब डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक नेशन में बिलीव करते हैं। इस तरह से हमारे जो पुराने रेडिकल या फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज है धीमे धीमे करके वो बंद हो गए, बल्कि अभी भी हम लोग एंटी वेस्ट हैं, एंटी इसराइल हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि कुछ क्रिश्चियंस और सुन्नीज भी हिजबुल्लाह का पार्ट है, मेजोरिटी नहीं, बहुत छोटी माइनॉरिटी, बहुत छोटी माइनॉरिटी का भी माइनॉरिटी सेक्शन जो है वो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह, क्रिश्चियंस और सुन्नीज में से। तो ये तो हो गई इसकी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। अब आते हैं मेन मुद्दा क्या है। 2009 में जो इसने अपना मैनिफेस्टो निकाला, उसमें इसने बात की कि हम धीमे धीमे करके डेमोक्रेटिक नेशन बनेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बात की थी। इस वजह से आप देखेंगे कि इसके दो चेहरे हैं हिजबुल्लाह के, एक है पॉलिटिकल चेहरा और दूसरा है इसका मिलिट्री चेहरा। पॉलिटिकल चेहरा या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जब तुफैल और मसावी की डेथ होती है, उसके बाद इसको एक लीडर की जरूरत थी। उस समय पे एक हसन नसरल्ला नाम से
एक आदमी आया, क्लेरिक आया, शिया क्लेरिक आया, जिसने कहा कि मैं इसको हेड कर सकता हूँ। इसी वजह से आप देखेंगे कि हसन नसरल्ला इस वजह से हिजबुल्लाह को इतने समय से 1992 से रूल कर रहा है कि अब हिजबुल्लाह को तो नसरल्लाह के नाम से कभी कभी जाना जाता है। तो एक ये मेजर चीज है कि हसन नसरल्ला इसको 1992 से हेड करते आया है और अभी भी हेड कर रहा है। अब देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन है। आप देखेंगे कि 2000 में सदर्न ऑक्यूपेशन जो थी, सदर्न लेबनान की जो इजरायली ऑक्यूपेशन थी वो खत्म होती है और धीमे धीमे करके वो अपना भी वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बसा लेते हैं। क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, ड्रूज माइनॉरिटी है, बट मेजोरिटी जो है वो शियाइट मुस्लिम्स है। इतनी डेमोग्राफी हो गई, इतना हम लोग को बेसिक समझ में आ गया कि मुद्दा क्या चल रहा है और मैप के थ्रू चल क्या रहा है कि सदर्न लेबनान कहाँ है, लेबनान क्या है, बेरूत क्या है। ये जैसे यहाँ पे हाइफा है, हाइफा की अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तेल अवीव याफो है, जेरूसलम है, तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसकी। लेकिन अभी के समय में हम लोग फोकस करते हैं कि इस महीने क्या हुआ है, मेजर चीजें। अब देखेंगे कि इसकी जो मिलिट्री विंग है उसके मेन दो डिवीजन है, एक है सदर्न लेबनान डिवीजन और एक है ऑपरेशनल डिवीजन। सदर्न लेबनान डिवीजन जो है वो जो दक्षिणी लेबनान है उस पे फोकस करता है। वहीं पे जो ऑपरेशनल डिवीजन है वो बेसिकली सदर्न लेबनान के अलावा भी जो इसका मेन एजेंडा है, ग्लोबल एजेंडा है अपना उम्मा के लिए लड़ने के लिए, उस पे थोड़ा सा एक एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है आगे, जिसका हेड था इब्राहिम अकील। इब्राहिम अकील ने 1983 के अप्रैल और सितंबर में दो अटैक्स के, मेजर अटैक्स, ग्रूसम ब्रूटल अटैक्स, जिनमें से पहला था यूएस एम्बेसी इन बेरूत के ऊपर, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद आप देखेंगे कि सेम ईयर में ही यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स यूएसएमसी की बैरक्स थी जिसमें फ्रेंच ट्रूप्स भी थे। 1983 में उनके ऊपर भी इसी इब्राहिम अकील ने प्लान किया अटैक्स और उनके ऊपर अटैक्स करवाए, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान गई, सैनिकों की। इस वजह से इब्राहिम अकील बहुत ही ज्यादा मेजर प्लेयर हो जाता है कि क्या पूरा मुद्दा चल रहा है। और इस वजह से आप देखेंगे कि $7 मिलियन की बाउंटी की कोई यूएस ने रखी थी कि जो भी इसके लोकेशन का हल्का सा भी तिनका भी दे देगा हम उसको $7 मिलियन देंगे, 60 करोड़। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज हो जाती है और इब्राहिम अकील को एक प्लान्ड एयर स्ट्राइक में, प्रेसिजन एयर स्ट्राइक में इजराइल मार गिराता है उसके अपार्टमेंट में ही। और आप देखेंगे ये होता है 20 सितंबर को। आप देखेंगे कि ये 20 सितंबर का होता है। आई डोंट थिंक कि आपको ये चीज क्लियरली दिख रही है, आई होप ये दिखे। तो 20 सितंबर को इसको मारा गया। सेम टाइम में 5 दिन पहले, 5 दिन आगे, रॉकेट्स तो दागे ही जा रहे थे, इधर से भी उधर से भी, मेनली हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जाते थे। उसके खिलाफ आयरन डोम अपना काम करता था और इजराइल थोड़े बहुत अपने भी रॉकेट्स दाग देता था, मिसाइल दाग देता था हिजबुल्लाह के टारगेट्स के ऊपर, लॉन्च पैड्स के ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से इजराइल ने पेजर्स, जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि पेजर्स हो गया, उसके बाद वॉकी टॉकी हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि जो रेडियोज हो गए, रेडियोज के ऊपर भी अटैक किया था इसराइल ने। ये क्या है? बेसिकली फरवरी इस साल में, फरवरी 2024 में, अर्ली दिस ईयर, हसन नसरल्ला, ये लीडर ने कहा था, भाई साहब ने कहा था कि जो हम लोगों का हिजबुल्लाह का जो मोबाइल नेटवर्क है उसको मुसाद ने, वहाँ की इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ब्रीच कर लिया है। तो उसने जो अपने 1 लाख प्लस, जो ये कहता है कि 1 लाख प्लस मेंबर्स हैं इसके पार्टी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के, मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल, उनको कहा कि आप सभी लोग मोबाइल से शिफ्ट हो जाइए रेडियोज और वॉकी टॉकीज के ऊपर। लोगों ने कहा ठीक है, लीडर साहब कह रहे तो कर लेते हैं, क्या गाल है। लोगों ने किया शिफ्ट। अब लोगों को नहीं पता था कि इजराइल एक बहुत बड़ा प्लान लेके चल रहा था। मुसाद ने एक थर्ड पार्टी कंपनी के साथ अपनी बैठकें की, उनके साथ प्लानिंग की, और कहते हैं ना कि काउंटरफीट, जैसे एक तो होते हैं ओरिजिनल जो आते हैं, पेजर बेसिकली 90s की टेक्नोलॉजी है जिसमें एक छोटा सा डिवाइस होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा डिवाइस होता है, उसमें जो भी आपको ऑडियो मैसेज या फिर रिटर्न मैसेज भेजना होता है वो रिटर्न मैसेज लिख के आ जाता है, आप उसको प्ले करेंगे तो वो चल जाएगा, ऐसा कुछ होता है। बेसिकली रेडियो टेक्नोलॉजी 90s की 30 साल पहले की टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी पे ये लोग काम कर रहे थे। इसराइल ने थर्ड पार्टी कंपनी, जो बोला जा रहा है कि बल्गेरिया बेस्ड एक शेल कंपनी, जिससे थ्रू, शेल कंपनीज बेसिकली वो होती है कि काम तो दिखा रहे, वो लिखा पढ़ी में तो दिखा रहे हैं कि हम ऐसी कंपनी है, जो बेसिकली आज के समय आप जिसको जानते हैं कि
जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का, वो सब शेल कंपनीज के थ्रू ही होता है। इसी वजह से आप देखेंगे जो शेल कंपनी है बल्गेरिया बेस्ड, उसके साथ मोसाद ने प्लानिंग की और उसी के थ्रू काउंटरफिट फेक पेजर्स बनवाए जो काम तो करते थे। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है कि कैसे हुआ, मोसाद ने किया तो किया कैसे, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए और पता नहीं, कहा जा रहा है कि 2,000 से ज्यादा तो अपाहिज हो गए और कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग की मौत हुई है उसमें, जिसमें से कुछ बच्चे भी बताए जा रहे हैं और कुछ कमांडर्स भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था। कुछ ऐसी खबर आ रही है अभी के लिए। इस वजह से आप देखेंगे कि ऑपरेशन डिवीजन जो अकील है, ये रदवान यूनिट को लीड करता था, तो अब ये तो खत्म हो गया। उसके बाद जो सदर्न लेबनान की जो यूनिट है, उसका जो चीफ था वो था कराकी। कराकी को भी इसी साल जुलाई में मार दिया गया। पेजर अटैक क्या चल रहा है, और उसी के खिलाफ आप देखेंगे कि जैसे ही पेजर अटैक हुआ तो हिजबुल्लाह ने कहा कि हम अब रुकेंगे नहीं, हिजबुल्लाह अब हर चीज का बदला लेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एक नई साइकिल शुरू होती है जिसमें उसने कहा कि यार हम लोग का इनिशियल रिटालिएशन है, जो इस लोगों ने साइबर अटैक किया है, उसने स्टार्टिंग में अपना इनिशियल रिटालिएशन ऐसे किया, रॉकेट्स दागने शुरू किए अंधाधुंध। ये जो नॉर्दर्न इसराइल वाला इलाका देख रहे हैं, इस पे अंधाधुंध रॉकेट्स दागने शुरू किए। और आप देखेंगे कि हाइफा हाइफा जो उसकी मेन नॉर्दर्न इसराइल की कैपिटल है, वहां से लेके नाजरेथ जो जीसस क्राइस्ट का होम टाउन है, यीशुआ का होम टाउन है, उस पर पूरी अंधाधुंध रॉकेट फायरिंग की। और उसमें भी बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत हो रही है, कोई मौत तो नहीं लेकिन लगभग 2 से 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। 60,000 से ज्यादा लोग इस साल की स्टार्टिंग से इवैक्यूएट कर लिए गए थे, क्योंकि उनको पता था इजरायली गवर्नमेंट को कि ऐसा कुछ आगे आने वाले सालों में या फिर आगे आने वाले महीनों में हो सकता है कि हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट दागते रहे और स्पेशली ऐसी जगहों पे टारगेट करे जहां पे आयरन डोम नाम का सिस्टम नहीं लगा है। अभी के लिए ये चल रहा है और लगातार खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं। आगे कोई भी नया अपडेट आएगा जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि कुछ नया आगे हो सकता है, देखते रहिएगा। जो जियो पॉलिटिक्स में यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, रशिया और ईरान ने इसका विरोध किया है और कहा है कि ये एक बहुत ही ज्यादा घिनौना अटैक है और ग्रूसम और ब्रूटल अटैक है और ये नहीं होना चाहिए था। पर अब खैर क्या करें। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हिजबुल्लाह अंधाधुंध फायरिंग करता है लेकिन कोई ज्यादा मेजर कमांडर्स या फिर जनरल्स नहीं माने जाते हैं, बल्कि जब इसराइल प्रेसिजन स्ट्राइक करता है तो हमेशा कोई ना कोई कमांडर मारा जाता है। तो इसराइल ने ये जो पेजर अटैक या साइबर अटैक किया, इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है, ईरान का जो ये प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, ये हरा तो नहीं सकता इसराइल को, ये सबको मालूम, इसराइल को भी मालूम है कि इसराइल इनको, मतलब वो हमें हरा नहीं सकता। पर बार बार एक अटैक करते 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 रहने से कभी ना कभी तो ईरान ट्रिगर होगा और एक ऑल आउट वॉर के अंडर इसराइल अपनी मैक्स टू मैक्स टेक्नोलॉजी यूज करके ईरान को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा प्लान है और एक कहा जाए तो फिर एट मैक्स अगर हम लोग सोच देखें तो यही जा रही है इसराइल की, कि बार बार अटैक करते रहो, कि मारते रहो कट्स मारते रहो, ब्लीडिंग से तो आदमी मर ही जाएगा। तो बात तो अभी के लिए खैर यही है। जैसे आप देखें कि अभी के लिए सिचुएशन ये बन रही है इसराइल और लेबनान की। आगे जो भी होता है न्यूज लाएंगे, अपने वीडियोस बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे मुद्दा क्या है, आगे भी देखते रहिए मुद्दा क्या है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।